हरियाणा में गृह मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय तथा कई अन्य मंत्रालयों को एक साथ संभालने वाले अनिल विज को लगता था कि इस बार उन्हें सीएम की गद्दी भी मिल सकती है। कुर्सी के लिए रूठे भी, दबाव भी बनाया, कोई भी युक्ति उनकी काम नहीं आई। आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में अब वो रुतबा नहीं रहा जो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के समय में हुआ करता था, क्योंकि खट्टर मंत्रिमंडल में वो गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनका रुतबा हुआ करता था। वहीं खट्टर को ठेंगे पर रखने वाले विज ने उनसे केवल इसलिए रार ठान ली थी कि प्रदेश की खुफिया एजेंसी सीएम खट्टर के साथ उनको भी क्यों नहीं रिपोर्ट करती। झगड़ा इतना बढ़ा कि केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहीं नायब सिंह सैनी को इस साल जब मार्च में हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया तब विज नाखुश नजर आए और वहीं विज बीजेपी दल की बैठक से नाराज होकर बाहर चले गए थे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से इनकार भी कर दिया था। 7 महीने बाद 17 अक्टूबर को पार्टी के लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के साथ विज ने नए सैनी मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ ली। अब ना वो रुतबा रहा और ना ही उनकी वो ठसक ही बची है। वहीं चुपचाप खुशी खुशी जो मिला उसे मुकद्दर समझ लिया। गौरतलब है कि चुनाव के बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि जो मिल गया है उसे मुकद्दर समझ लिया है। गाना गाते हुए दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें, शपथ ग्रहण के बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि अनिल विज को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन मंत्रालय के बंटवारे के बाद अनिल विज को बड़ा झटका लगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने पास गृह और वित्त के अलावा आबकारी और कराधान योजना और नगर ग्राम नियोजन और शहरी संपदा, सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति और न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सभी के लिए आवास और आपराधिक जांच, कार्मिक एवं प्रशिक्षण तथा कानून एवं विधायी विभाग रख लिया। सारे महत्वपूर्ण विभाग सीएम सैनी ने अपने पास रख लिए। अब हर सीएम की चाहत होती है कि वह गृह मंत्रालय अपने पास रखे। सैनी इस काम में सफल भी साबित हुए। वहीं पूर्व मंत्री मनोहर लाल खट्टर चाहकर भी किसी गृह मंत्रालय को अपने पास नहीं रख सके। इसी वजह से खट्टर और विज के बीच लगातार तमाम तनाव बना हुआ है। वहीं सैनी के पास गृह मंत्रालय तो है ही, उन्होंने अपने पास आबकारी और वित्त मंत्रालय जैसे विभागों को भी रख लिया है। मतलब साफ है कि सैनी को छोड़कर पूरे मंत्रिमंडल में नंबर 2 की हैसियत में कोई नहीं है। ये बात अलग है कि वरिष्ठता को देखते हुए अनिल विज को नंबर 2 मान लिया जाए, पर अधिकारों और हैसियत की दृष्टि से अब विज भी कहीं नहीं आसपास दिखाई दे रहे। वहीं बीजेपी में जो लोग किनारे लगाए जाते हैं उन्हें बिल्कुल ही पार्टी में अवॉइड कर दिया जाता है। देश में कई दर्जन नेता इस तरह राजनीति पर वनवास में जा चुके हैं। अगर अनिल विज को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई तो ये भी कम नहीं है। वहीं विज को पार्टी संगठन और सीएम नायब सिंह सैनी का शुक्रगुजार होना चाहिए, अन्यथा अगर उनके मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो क्या कर लेते। फिलहाल विज तो मनोहर लाल खट्टर को हमेशा दबाव में रखते थे और नायब सिंह सैनी को कितना सम्मान देते हैं ये भी देखा गया। वहीं अक्टूबर 2023 में विज ने 372 जांच एजेंसियों को निलंबित करने वाले पुलिस शीर्ष अधिकारियों को निर्देश देकर सुर्खियों में आ गए थे, क्योंकि इन अधिकारियों ने 1 साल में और अधिक समय लंबित शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद 100 से अधिक अधिकारी निलंबित किए गए और 1 महीने बाद उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप के विरोध में फाइलों को मंजूरी देना और स्वास्थ्य विभाग की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया। वहीं आपको बता दें, अनिल विज का ये बढ़ता हुआ दबाव कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ नजर आया। वहीं अगर देखा जाए तो शैलजा कुमारी भी कांग्रेस की तरह से ठुकराई गई हैं, तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में अनिल विज और शैलजा कुमारी का कोई किसी भी तरीके का समर्थन मिल सकता है या फिर कोई गठबंधन बनता हुआ नजर आएगा? कि अनिल विज को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है उससे मतलब साफ है कि अब अनिल विज का वो रुतबा कम होता ही वो नजर आएगा और वो अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव पर भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनिल विज को जो विभाग मिला है उसी में संतोष करना पड़ेगा। हालांकि विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलेगा तो अनिल विज बगावत के मूड में भी आ सकते हैं। अब ये बगावत होगी या नहीं होगी ये भी देखने वाली बात होगी।